नमस्कार, जीएस केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम लोग माध्य निषेध के लिए सेट प्रैक्टिस करेंगे और एक एक करके हम लोग क्वेश्चंस पर आते हैं, देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। और हम लोगों का जो पहला क्वेश्चन है वह है वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। तो पाटलिपुत्र का प्रशासन ये इंडिका नामक पुस्तक में दिया हुआ है। मेगास्थनीज की पुस्तक है इंडिका, इसी में ये आपका पाटलिपुत्र के प्रशासन के विषय में उल्लेख किया गया है। इसमें बताया गया है कि पाटलिपुत्र का प्रशासन 6 समितियों के द्वारा चलाया जाता था और प्रत्येक समिति में 5-5 सदस्य होते थे, मतलब टोटल 30 सदस्य थे। और अगर हम लोग अर्थशास्त्र की बात करें तो अर्थशास्त्र में ना तो किसी मौर्य शासक के नाम का उल्लेख है, ना ही मौर्यों के प्रशासन का उल्लेख है और ना ही यहाँ पर मौर्यों की राजधानी के विषय में बताया गया है। ठीक है, तो अर्थशास्त्र में नहीं दिया गया है ये पाटलिपुत्र का प्रशासन। पाटलिपुत्र का प्रशासन इंडिका में दिया गया है जो मेगास्थनीज की पुस्तक है। हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं और अगला जो प्रश्न है ये अगला प्रश्न हम लोगों का है कथन कारण से। पहला क्वेश्चन इसमें कथन दिया हुआ है कांग्रेस ने साइमन आयोग का बहिष्कार किया था और इसका कारण दिया हुआ है साइमन आयोग में एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। फिर इसमें कथन कारण में क्या सही है उसके आधार पर यह प्रश्न पूछा गया है। तो आपका जो पहला कथन दिया हुआ है कांग्रेस ने साइमन आयोग का बहिष्कार किया था, ये बिल्कुल सही बात है कि कांग्रेस ने साइमन आयोग का बहिष्कार किया था। साइमन आयोग का गठन 1927 में किया गया था। 1928 में इसके सदस्य पहली बार भारत आए थे और भारत में ये लोग बम्बई आए थे। ठीक है, और इसमें जो कारण दिया गया है साइमन आयोग में एक भी सदस्य भारतीय नहीं था, तो यह भी सही है। इस आयोग में एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। 7 सदस्यीय आयोग था और सातों के सातों इसमें अंग्रेज थे और भारत ने इसी कारण साइमन आयोग का विरोध किया था। तो इसमें कथन और कारण दोनों सही हैं और सही स्पष्टीकरण भी है ये। ठीक है, कांग्रेस के विरोध का मुख्य कारण यही था साइमन आयोग का कि इसमें कोई भी भारतीय नहीं था। तो इस कारण आपका आंसर ए सही हो जाएगा, नंबर 1 सही हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या है ए का। तो आंसर हम लोगों का 1 हो जाएगा। ठीक है, हम लोग दूसरे प्रश्न पर आते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों में कौन सी समानता का सम्मिलित नहीं है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार में कौन सी समानता का सम्मिलित नहीं है। ऐसे होना चाहिए कि कौन सा मौलिक अधिकार समानता के अधिकार में शामिल नहीं है। थोड़ा सा लैंग्वेज इधर उधर हो गया है। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार में समानता के अधिकार में क्या सम्मिलित नहीं है, ऐसे होना चाहिए था। ठीक है, थोड़ा लैंग्वेज सही नहीं लिखा हुआ है इसका। ठीक है, तो मौलिक अधिकारों की अगर हम लोग बात करें तो मौलिक अधिकार संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 में दिए हुए हैं और ये हम लोगों का अनुच्छेद 14 जो है वह कानून के समक्ष समानता की बात करता है। अनुच्छेद 15 सामाजिक समानता की बात करता है। अनुच्छेद 16 अवसर की समानता की बात करता है, परंतु आर्थिक समानता हमारे मौलिक अधिकार में कहीं भी उल्लिखित नहीं है। तो इस कारण कौन सा सम्मिलित नहीं है पूछा गया है, तो आर्थिक समानता सम्मिलित नहीं है। आंसर हो जाएगा 4। आर्थिक समानता की बात हम लोगों के मौलिक अधिकार में नहीं की गई है। मौलिक अधिकार भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक है। हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला फिर कथन निष्कर्ष से है और कह रहा है कि संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है और कारण बताया गया है राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। ठीक है, तो संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति है, ये तो सही है। अनुच्छेद 53 के अनुसार ये हम लोगों का ए सही है।
और राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं, ऐसा भारतीय संविधान में कहीं नहीं लिखा गया। भारतीय संविधान में किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह कोई भी पद पर आसीन हो, उसे संविधान के दायरे में रहते हुए कार्य करना पड़ता है। इस कारण हम लोगों का आर सही नहीं है, परंतु ए सही है। तो इसमें हम लोगों का आंसर 3 हो जाएगा कि ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कर रहा है कि किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता क्या होगी। ठीक है, ताप बढ़ाने पर सेमीकंडक्टर की बात की गई है और कह रहा है कि सेमीकंडक्टर का ताप बढ़ाया जाए तो उसकी प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर कोई सेमीकंडक्टर है, अगर ये मान लेते हैं कोई सेमीकंडक्टर है और इसको हम लोग हीट करना शुरू कर दें, तो हीट करने से सेमीकंडक्टर की चालकता बढ़ती है। और अगर इसमें कोई हम लोग इम्प्यूरिटीज़ मिलाएं, अशुद्धियों को मिलाएं, तो अशुद्धियों के मिलाने से भी सेमीकंडक्टर की चालकता बढ़ती है। और जब चालकता बढ़ती है तो प्रतिरोधकता घटती है। तो वैसी स्थिति में प्रतिरोधकता क्या होगी, प्रतिरोधकता घटेगी। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। और ये भी याद रखेंगे कि अगर सेमीकंडक्टर के टेम्परेचर को हम लोग कम करें तो परम शून्य ताप पर आकर एक सेमीकंडक्टर इंसुलेटर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का है, तीसरा इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू कहाँ संपन्न हुआ। ये तो करंट का क्वेश्चन है। फ्लीट रिव्यू विशाखापट्टनम में संपन्न हुआ था। ठीक है, इसे ध्यान में रखेंगे, ये तीसरा फ्लीट रिव्यू था। ठीक है, फैक्ट आधारित विशाखापट्टनम में संपन्न हुआ। अगला क्वेश्चन, अगला कह रहा है कि यदि y का 20% 20 हो तो y का मान क्या होगा। ठीक है, कह रहा है 20% का 20% 20 हो तो y का मान क्या होगा, y क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर y हो जाएगा हम लोगों का 20, y बराबर 20 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 20, 20 से जाएगा, 20 × 5 = 100। ठीक है, 100 इंटू 5 500, आंसर इसका आएगा 500। ठीक है, कह रहा है y का 20% का 20%, अगर 20 हो तो 20% का 20%, 20 है तो y का मान क्या होगा। y बराबर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, 20 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 20/20। ठीक है, 20 इंटू 20 सब कट के आएगा आपका 500 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 4। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं हम लोग। अगला हम लोगों का है कि ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए इसके प्रभावों की तैयारी को लेकर वर्ष 1992 में कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संधि हुई थी। 1992 में 1992 में ये ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में एक संधि हुई थी और ये संधि है आपका यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेटिक चेंज। ठीक है, आंसर हो जाएगा 3 आपका। ठीक है, UNFCCC ये संधि हुई थी और ये संधि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी से संबंधित थी। तो आंसर आपका 3 होगा, UNFCCC। हम लोग अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। हम लोगों का अगला प्रश्न है कि रेडियो समस्थानिक आयोडीन 123 दे रहा है। आयोडीन 123 का उपयोग किस में किया जाता है। अगर 123 आयोडीन 123 की अगर हम लोग बात करें तो ये मस्तिष्क चित्रण में होता है, मस्तिष्क चित्रण में 123 होता है। और अगर आयोडीन 131 की हम लोग बात करेंगे, आयोडीन 131 की हम लोग बात करेंगे तो वो घेगा रोग में होता है।
ठीक है, घेगा रोग होगा 131 और आयोडीन 123 होगा मस्तिष्क के चित्रण में। रक्त कैंसर में कोबाल्ट का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। रक्त कैंसर के उपचार में कोबाल्ट का इस्तेमाल होता है, कोबाल्ट 60 का इस्तेमाल होता है, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। आयोडीन 123 मस्तिष्क के चित्रण में, आयोडीन 131 घेगा रोग के इलाज में। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, बिहार में नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? यह भी करंट अफेयर्स। सैयद अता हसनैन खां को बिहार का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ठीक है, और एक ये भी ध्यान में रखेंगे, नंद किशोर यादव का संबंध भी बिहार से है और इन्हें नागालैंड का भी गवर्नर बनाया गया है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछा गया बिहार में, तो बिहार में सैयद अता हसनैन खां नए गवर्नर बनाए गए हैं। ठीक है, चलें अगले प्रश्न पर आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, विक्रम दोराई स्वामी को भारत ने किस देश में अपना नया राजदूत नियुक्त किया? यह भी करंट अफेयर से। भारत ने चीन में अपना राजदूत नियुक्त किया है इन्हें। ठीक है, आंसर हो जाएगा चीन। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ आते हैं हम लोग। अगला है, रेगुर के विषय में क्या सही है? रेगुर काली मिट्टी को हम लोग कहते हैं रेगुर, और इसे ही हम लोग चरनोजम के नाम से भी जानते हैं। तो काली मिट्टी कहे, चरनोजम कहे, दोनों यही है, रेगुर ही है। ठीक है, तो पहला तो सही है। इसके बाद दूसरा दे रहा है, इसका निर्माण बैसाल्ट लावा के अपरदन के कारण हुआ है, ये भी सही है। और तीसरा दे रहा है, यह मुख्य रूप से महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश इत्यादि क्षेत्रों में पाया जाता है, ये भी सही है। मतलब इसमें तीनों सही हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा 4, उपरोक्त सभी सही है। इसके अलावा आप ये भी ध्यान में रखेंगे कि जो रेगुर है या काली मिट्टी जो है, इसमें गहरी और लंबी दरारें फटती हैं, इस कारण हम लोग इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। इसके अलावा आप ये भी ध्यान में रखेंगे कि रेगुर जो है, काली मिट्टी जो है, यह कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं हम लोग। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम प्रकाश। ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस से रिलेट करके पूछा है। तो कृत्रिम प्रकाश में भी प्रकाश संश्लेषण हो सकता है। ठीक है, आर्टिफिशियल लाइट में भी फोटोसिंथेसिस हो सकता है। ये आंसर 4 सही होगा, प्रकाश संश्लेषण का कारण हो सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से असत्य फल की पहचान करें। असत्य फल पूछ रहा है। असत्य फल हम लोग वैसे फल को कहते हैं जिसका विकास ओवरी से ना हुआ हो। ओवरी को छोड़कर किसी अन्य भाग से अगर फल का विकास होता है तो उसे हम लोग असत्य फल कहते हैं। तो टमाटर का विकास ओवरी से, नारंगी भी ओवरी से, नाशपाती का विकास ओवरी से नहीं होता है। नाशपाती आपका असत्य फल है। नाशपाती, सेब, ये आपके असत्य फल हैं। बाहर से देखकर पहचानने के लिए आप ध्यान में रखेंगे कि जो फल ऊपर नीचे से थोड़ा धंसा हुआ हो, ऊपर नीचे से थोड़ा धंसा हुआ हो, वो फल आपके असत्य फल होते हैं। सेब ऊपर से नीचे से धंसा हुआ है, नाशपाती ऊपर नीचे से अंदर की तरफ धंसा हुआ है, ये असत्य फल होंगे। इसके अलावा वैसे फल जिन पर बाहर से कांटा की तरह पता चले, वो भी असत्य फल होते हैं। जैसे कटहल आपका असत्य फल होगा, सहतूत आपका असत्य फल होगा। ठीक है, तो इसमें जो दिया हुआ है उसमें नाशपाती असत्य फल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन संथाल विद्रोह का भागीदार नहीं था? संथाल विद्रोह का भागीदार नहीं था मतलब संथाल विद्रोह से कौन संबंधित नहीं है? ताना भगत संबंधित नहीं है। ये तो चांद, भैरव, कान्हो, सिद्धू, ये लोग सब कोई इससे संबंधित थे। ठीक है, तो इसमें ताना भगत आंसर हो जाएगा। ताना भगत संबंधित नहीं थे संथाल विद्रोह से। और संथाल विद्रोह में एक बात और ध्यान में रखेंगे, यह 1857 के विद्रोह के ठीक पहले होने वाला विद्रोह है। 1856-57 में हुआ था। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।